हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राशिद एडुलेब और मैं हूं आपका राशिद सर। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेशन को लेकर आए हैं, जिसमें आज हम लोग फिजिक्स करेंगे, पार्ट 1 करेंगे और ये पहला चैप्टर का होने वाला है, जिसमें हम लोग 25 क्वेश्चन करेंगे। और इसके बाद मैं पार्ट 2 भी अपलोड करूँगा इसी चैप्टर से, जो कि 25 क्वेश्चन होगा। मतलब ये कि इस चैप्टर से आपको 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और ये 50 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है बिहार बोर्ड के लिए 2027 के लिए। इसमें क्या है कि इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हैं जो कि 2027 के बोर्ड में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और ये जो पहला चैप्टर है ना, जिसको हम लोग प्रकाश का परावर्तन बोल रहे हैं, ये साइंस के नज़रिए से और फिजिक्स के नज़रिए से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और इस चैप्टर से दोनों शिफ्ट में मिला के 10 से 12 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इस चैप्टर को आप बहुत अच्छे से कीजिए और ये चैप्टर बहुत ही आसान है। ठीक है, आप क्या करेंगे कि क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ साथ जो है मैं आपको कुछ यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी बताते जाऊँगा हर क्वेश्चन में। आप उसको याद रखिएगा, जिससे आपका जो है ये चैप्टर अगर वीक है तो इससे आपका ये चैप्टर और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और इस चैप्टर से आप एक भी क्वेश्चन गलती नहीं करेंगे। और ये बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग अगर मेरा चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो बिना देरी किए चलते हैं, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन का पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रकाश के परावर्तन का कौन सा नियम सही है। तो देखिए, यहाँ चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? परावर्तन का मतलब क्या होता है कि कोई एक चिकना सतह होगा। देखो, परावर्तन के लिए दर्पण हो ये ज़रूरी नहीं है, कोई चिकना सतह भी हो सकता है। मान लिए ये एक दर्पण है जिसको हम लोग समतल दर्पण बोल रहे हैं। इससे क्या होता है कि कोई प्रकाश की किरण आती है और ये चिकना सतह से टकराने के बाद जिस माध्यम से आता है उसी माध्यम में चल जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। मतलब ये हुआ कि लाइट जिस डायरेक्शन से आया, किसी सतह से टकराने के बाद उसी दिशा में चल गया, उसी डायरेक्शन में चल गया, तो उसको हम लोग प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। तो और प्रकाश का परावर्तन में क्या होता है कि जिस माध्यम पे आता है और जिस सतह पे टकराता है, तो यहाँ पे क्या करते हैं कि एक अगर यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि लंब खींच दे रहे हैं, तो जब प्रकाश की किरण दर्पण पे आती है तो इस किरण को हम लोग आपतित किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपतित किरण बोलते हैं। और जब टकराने के बाद वापस जाती है तो उसको हम लोग बोलते हैं परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण, अब यहाँ पे दोनों के बीच में लंब अभिलंब खींचते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि आपतित किरण और लंब के बीच में एक कोण बनता है, ये वाला कोण। और उसी तरह से लंब और परावर्तित किरण के बीच में भी एक कोण बनता है। तो आपतित किरण और लंब के बीच में जो कोण बनता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? उसको हम लोग बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं? आपतन कोण बोलते हैं। और जो लंब और परावर्तित किरण के बीच में कोण बनता है उसको हम लोग परावर्तन कोण बोलते हैं। नाम से पता चल रहा आपतन कोण क्या होता है? आपतित किरण और लंब के बीच में जो कोण बना है, जैसे ये आपतित किरण है और ये लंब है, तो इसके बीच में जो कोण बनेगा इसको हम लोग आपतन कोण बोलेंगे। और परावर्तन के कोण क्या होता है कि परावर्तित किरण और लंब के बीच में जो कोण बनेगा उसको हम लोग परावर्तन कोण बोलेंगे। तो प्रकाश के परावर्तन के जो है ना, पहला नियम जो होता है वो क्या होता है कि ये जो आपतित किरण है, आपतन कोण है और परावर्तन कोण है, दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। तो दोनों कोण का मान क्या होता है? इक्वल होता है, बराबर होता है। इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा चल जाएगा? सी चल जाएगा। और प्रकाश के परावर्तन में दूसरा नियम ये भी होता है कि जिस माध्यम से प्रकाश आता है पुनः उसी माध्यम में परावर्तित होकर के वापस चल जाती है। और प्रकाश जो है सतह के जिस बिंदु पे आकर के आपतित होती है उसको हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु बोलते हैं। और इसमें इसका नियम और एक है, दूसरा नियम अगर बोलेंगे, प्रकाश का परावर्तन का दो नियम होता है। एक तो आपतित किरण परावर्तित किरण जो होता है वो एक ही माध्यम में होता है। दूसरा क्या होता है? आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और तीसरा यह है कि आपतन कोण, परावर्तन कोण और आपतन बिंदु तीनों क्या होते हैं? एक ही तल पे होते हैं, एक ही समतल पे होते हैं और एक ही प्लेन पे होते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे पूछा कि प्रकाश के परावर्तन का नियम कौन सा सही है। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण यहाँ पे क्या किया? आपतन कोण को बड़ा दिखा दिया गया है और परावर्तन कोण छोटा दिखा दिया गया, तो इसलिए इसका ऑप्शन नहीं है। आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा चल जाएगा?
सी चल जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है कि परावर्तित किरण, आपतित किरण तथा अभिलंब किस तल में होते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि तीनों जो है परावर्तित किरण, आपतित किरण और अभिलंब किस तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं, या एक ही समतल में होते हैं, इसलिए इसका आंसर कौन सा चल जाएगा, बी चल जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है। तो याद रखिएगा कि समतल दर्पण जो है क्या, जिसको हम इंग्लिश में प्लेन मिरर बोलते हैं, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा क्या, ऑलवेज, हमेशा जो है आभासी प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है, आभासी। आभासी का दूसरा नाम क्या है, काल्पनिक। क्या, काल्पनिक। और उसी को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वर्चुअल बोलते हैं। तो अगर प्रतिबिंब आभासी बन रहा है तो इसमें एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, अगर प्रतिबिंब क्या हो रहा है, आभासी हो रहा है, क्या, आभासी या काल्पनिक बनेगा, तो आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, हमेशा सीधा होता है। कैसा होता है, हमेशा सीधा होता है। तो समतल दर्पण में क्या, कौन सा प्रतिबिंब बनता है, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। जब प्रतिबिंब काल्पनिक बनेगा या आभासी बनेगा तो वो कैसा होगा, सीधा होगा, उल्टा नहीं होगा। उल्टा क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा ये होगा कि अगर प्रतिबिंब वास्तविक होगा तो वो कैसा होगा, उल्टा होगा। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, उल्टा होता है, और आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, सीधा होता है। तो यहाँ पे समतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है, तो इसलिए इसका ये ऑप्शन नहीं जाएगा। अब ये वाला ऑप्शन तो आप ऐसे भी काट सकते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब होगा, और यहाँ पे सीधा बोला है। वास्तविक कभी भी सीधा नहीं होता है, वास्तविक हमेशा उल्टा ही होता है, इसलिए इसका आंसर। और यहाँ पे देखिए आभासी बोला गया, आभासी प्रतिबिंब कभी भी उल्टा नहीं होता है। आभासी प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, सीधा होता है, और वास्तविक हमेशा उल्टा होता है। तो ये बात अगर ध्यान रखेंगे तो क्वेश्चन आपका मक्खन की तरह बन जाएगा। ठीक है, बस एक बात ध्यान रखिएगा कि आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। और ये ध्यान में रखिएगा कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है, आभासी प्रतिबिंब होता है, और जब आभासी बनेगा तो उसका प्रतिबिंब कैसा होगा, सीधा होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको सेशन अगर अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है। तो समतल दर्पण का जो है ना कुछ कुछ गुण होता है कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, जैसे एक प्लेन मिरर है, या प्लेन मिरर ले लिए यहाँ पे, ठीक है। तो प्लेन मिरर में क्या होता है कि समतल दर्पण में, प्लेन मिरर में, समतल दर्पण में कि जितना दूरी पे वस्तु को रखेंगे, मान ली इतना दूरी पे वस्तु को रख रहे हैं, ठीक है, मान ली 8 सेंटीमीटर पे रख रहे हैं, तो इसका प्रतिबिंब जो है ना दर्पण के जो पीछे बनेगा वो कितना दूरी पे बनेगा, जितना दूरी पे दर्पण से रखे हो उतना ही दर्पण से उतना ही दूरी पे बनेगा। मतलब 8 सेंटीमीटर में भी प्रतिबिंब बनेगा। मतलब प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी दोनों क्या होती है, बराबर होती है। और समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब का आकार जो होता है, जितना आकार का वस्तु रखेंगे उतना ही आकार का क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। मान लीजिए यहाँ पे इस वस्तु का जो हाइट है कितना है, 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे प्रतिबिंब भी कितना बनेगा, 5 सेंटीमीटर का ही बनेगा। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब का जो आकार होता है वो कैसा होता है, वस्तु के बराबर का आकार होता है। मतलब जितना वस्तु का आकार होगा उतना ही क्या होगा, प्रतिबिंब का भी आकार होगा। इसलिए यहाँ पे समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है, अगर ये क्वेश्चन पूछा है तो इसका आंसर कौन सा चल जाएगा, सी चल जाएगा, सी नंबर चल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी होती है। तो अभी बताएं कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब की जो दूरी होती है वो वस्तु की दूरी के बराबर होती है। जितना प्रतिबिंब से दूरी पे वस्तु को रखेंगे उतना ही दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, उतना ही दूरी पे बनेंगे प्रतिबिंब। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा चल जाएगा, सी चल जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। वाहन के लिए रिव्यू मिरर, रिव्यू मिरर का मतलब साइड मिरर, जो साइड मिरर जो होते हैं, 2 साइड मिरर लगा हुआ रहता है हर वाहन में, मोटरसाइकिल में हो या फिर 4 चक्का में हो। तो साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो साइड मिरर के रूप में समतल दर्पण का उपयोग नहीं किया जाता, अवतल दर्पण का उपयोग नहीं किया जाता है। किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिहार बोर्ड में 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, हमको लगता है कि 10 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये क्वेश्चन आपके 2027 में डायरेक्ट देखने को मिल सकते हैं। क्या वाहन के रिव्यू मिरर में, मतलब साइड मिरर में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है, उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। अच्छा, उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों होता है, अगर आपको अगर कोई रीज़न पूछेगा कि साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों होता है, तो आप अगर उत्तल दर्पण के बारे में अगर पढ़े हैं तो उत्तल दर्पण में क्या होता है कि प्रतिबिंब जो होता है ना, प्रतिबिंब जो बनता है किसी भी वस्तु का, वो क्या होता है,
ध्रुव और फोकस के बीच में भी बनता है। ये फोकस है और ये ध्रुव है, तो ध्रुव और फोकस के बीच में जब प्रतिबिंब बनता है तो इसका जो आकार होता है, प्रतिबिंब का जो आकार होता है वो वस्तु से क्या होता है, हमेशा छोटा होता है। तो साइड मिरर क्या होता है, साइड मिरर बहुत छोटा होता है, लेकिन पीछे से जो वाहन आते हैं, मान लिए कि बहुत बड़ा ट्रक आ रहा है, बहुत बड़ा ट्रक का अगर प्रतिबिंब को अगर उस मिरर पे देखना है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनना चाहिए, छोटा बनना चाहिए ना। और छोटा प्रतिबिंब सिर्फ किस में बनता है बताओ, छोटा प्रतिबिंब सिर्फ किस में बनता है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में ही बनता है। अगर समतल दर्पण अगर यूज होता तो समतल दर्पण में क्या होता है कि जितना बड़ा वस्तु होगा उतना ही बड़ा उसका प्रतिबिंब बनेगा। मान लिया बहुत बड़का भारी भरकम वाहन आ रहा है पीछे से और उसको देखना है मिरर पे, तो पूरा उसका इमेज जो है पूरा प्रतिबिंब बन ही नहीं पाएगा, इसलिए समतल दर्पण का उपयोग नहीं किया जाता। और यहाँ पे अवतल दर्पण का भी उपयोग नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि अवतल दर्पण का उपयोग क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि उसमें दूरी के हिसाब से अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का जो आकार जो वो भी शिफ्ट होते रहता है, इसलिए अवतल दर्पण का उपयोग नहीं किया जाता है। इसलिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन चल जाएगा, उत्तल दर्पण का उपयोग चल जाएगा। उत्तल दर्पण का उपयोग होता है किसमें, साइड मिरर में, इसलिए इसका आंसर कौन सा चल जाएगा, सी चल जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग जाएंगे, अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दंत चिकित्सक मतलब जो डेंटिस्ट होता है वो किस दर्पण का उपयोग करते हैं, जो डेंटिस्ट जो होता है वो किस दर्पण का उपयोग होता है। तो डेंटिस्ट क्या करते हैं कि डेंटिस्ट में जो दर्पण जो उपयोग होता है वो कौन सा दर्पण उपयोग होता है, अवतल दर्पण का उपयोग होता है। ये याद रखिएगा आप, डेंटिस्ट में जो है अवतल दर्पण का उपयोग होता है, दंत चिकित्सक जो कि इसका उपयोग करते हैं, समतल दर्पण का नहीं करते हैं, उत्तल दर्पण का नहीं करते हैं। यहाँ पे दर्पण का उपयोग जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेंगे बिहार बोर्ड में 2027 में, इसलिए आप ये इसका उपयोग जो है, इसका यूज़ जो है छोड़ के नहीं जा सकते हैं। और अवतल दर्पण का उपयोग और भी होता है कि जो हम लोग का वाहन जो हेडलाइट जो होता है उसमें जो मिरर होता है उसमें जो होता है अवतल दर्पण का ही उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है, टॉर्च के परावर्तक में कौन सा दर्पण लगाया था। जो टॉर्च होता है उसका परावर्तक में, जैसे टॉर्च से लाइट निकलता है ना, तो उससे क्या होता है, परावर्तित होकर ही निकलता है, तो उसके टॉर्च के परावर्तक में भी कौन सा दर्पण का उपयोग होता है, अवतल दर्पण का उपयोग होता है। इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा चल जाएगा, बी चल जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ जाएंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है कि अवतल दर्पण किस प्रकार का दर्पण है। यह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अवतल दर्पण का दूसरा नाम जो है ना वो अभिसारी दर्पण है। क्या, अभिसारी दर्पण है। अभिसारी और अपसारी में अगर आप कंफ्यूज कर रहे हैं तो इसका इंग्लिश नाम याद कर सकते हैं। अभिसारी को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। क्या, कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर क्या होता है कि कोई भी लाइट, जैसे ये अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण में क्या होता है कि जब कोई भी किरण अगर आती है यहाँ पे आपतित होती है, या क्या करते हैं कि फोकस पे क्या कर देते हैं, कन्वर्ज कर देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, कन्वर्ज। यहाँ पे प्रकाश को छितरा फैला नहीं देते हैं, तो इसलिए हम लोग अवतल दर्पण को क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। तो कन्वर्जिंग मिरर का हिंदी होता है क्या, अभिसारी। कन्वर्जिंग मिरर का क्या होता है, अभिसारी। इसमें जो है बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि कौन अभिसारी है कौन अपसारी है। तो यहाँ पे क्या करना है कि आपको सिर्फ एक ही याद करना है। एक अगर याद रखेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। अवतल दर्पण का सिर्फ याद रखिए कि अवतल दर्पण अभिसारी होता है। अवतल दर्पण क्या होता है, अभिसारी होता है। तो जस्ट उसका उल्टा क्या, उत्तल दर्पण पूछेगा तो उत्तल दर्पण ऑटोमेटिकली अपसारी हो जाएगा। तो इसमें आप एक ही याद रखिए। ठीक है, तो अवतल दर्पण किस प्रकार का दर्पण है, अभिसारी दर्पण है। अभिसारी दर्पण क्यों है, क्योंकि यह प्रकाश किरण को एक जगह क्या करती है, केंद्रित करती है, कन्वर्ज करती है, इसलिए यह कौन सा है, अभिसारी दर्पण है। अगला क्वेश्चन की तरफ जाएंगे हम लोग। उत्तल दर्पण किस प्रकार का दर्पण है, देखिए आ गया, इसका भी दूसरा नाम पूछ दिया। तो अवतल दर्पण याद, आपको बोले कि अवतल दर्पण याद रखिए। अवतल दर्पण अगर याद रख रहे हैं क्या, अभिसारी दर्पण, तो उत्तल दर्पण क्या हो जाएगा, अपसारी दर्पण होगा। अपसारी का मतलब क्या है कि लाइट को, प्रकाश किरण को क्या कर देते हैं, छितरा देते हैं। जैसे एक अवतल दर्पण है, इस तरह का अवतल दर्पण होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ से प्रकाश किरण आया, प्रकाश किरण आने के बाद क्या होता है कि ये जो है यहाँ से इसको परावर्तित कर दिया। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो है ना प्रकाश किरण को यहाँ पे ये फैला दिया, छितरा दिया। जैसे ये वाला है तो इसको हम लोग क्या करते हैं, ये यहाँ से प्रकाश किरण आया, परावर्तन के बाद ये इधर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे प्रकाश किरण देख रहे हैं कहाँ से कहाँ, इधर परावर्तित होकर कहाँ फैल गया, इतना जगह पे फैल गया। तो ये क्या होता है कि प्रकाश किरण को क्या कर देता है, छितरा देता, फैला देता है। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग बोलते हैं, मतलब डाइवर्ट कर देता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर। जो लाइट को क्या करे, डाइवर्ज कर दे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर। और उसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अपसारी दर्पण। क्या बोलते हैं, अपसारी दर्पण। इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा चल जाएगा, ए चल जाएगा। तो हम आपको यही सलाह देंगे, सजेस्ट करेंगे कि आप एक ही दर्पण याद रखिए, या तो अवतल का याद रखिए या फिर उत्तल का याद रखिए। तो इसका ऑप्शन कौन सा चल गया, अपसारी दर्पण चल गया इसका ऑप्शन।
अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं। ध्रुव क्या होता है, कोई भी दर्पण लेंगे, जैसे मान लीजिए अवतल दर्पण ले लिए, दर्पण ले लिया अवतल दर्पण, तो किसी भी दर्पण का जो मिड वाला पॉइंट है ना, ये बीच वाला हिस्सा, ये बीच वाला हिस्सा को हम लोग क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। इसको इंग्लिश में हम लोग पोल बोलते हैं, क्या, पोल, और इसको हम लोग पी से लिखते हैं, ठीक है। तो दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं, दर्पण के मध्य बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, उसका ध्रुव बोलते हैं। दर्पण का बीच जो मिड पॉइंट है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ध्रुव बोल रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन क्या है कि मुख्य फोकस किसे कहते हैं। फोकस किसे कहते हैं, यहाँ पे फोकस दूरी नहीं पूछा है, फोकस बोला है। तो फोकस क्या होता है कि जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे कि ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण क्या करता है कि जब अवतल दर्पण में ये क्या है, ये यहाँ पे ध्रुव हो गया, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मुख अक्ष बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, मुख अक्ष या प्रधान अक्ष। जब प्रकाश की किरण मुख अक्ष के समांतर अवतल दर्पण पे, किसी भी दर्पण पे आपतित होती है, जैसे ये मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हुआ, आपतित होने के बाद जब वो दर्पण जो है परावर्तित होकर के क्या करता है कि मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटता है, यहाँ पे जिस बिंदु पे काटता है या फिर काटता हुआ प्रतीत होता है, जैसे अवतल दर्पण, जैसे अवतल दर्पण में क्या होता है एग्जैक्टली नहीं काटता है। जैसे अवतल दर्पण में अगर इस तरह से है तो इस तरह का अगर देखेंगे, मान लीजिए यहाँ से प्रकाश आया, मुख्य अक्ष के समांतर इधर इसको फैला देता है, तो क्या करते हैं, ये कहीं पे जाकर के उधर कहाँ जा रहा है, इधर जा रहा है, तो ये कहीं पे प्रधान अक्ष को नहीं कटेगा, इसको काल्पनिक रूप से क्या करते हैं कि आगे बढ़ाते हैं। जैसे आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि कटता हुआ प्रतीत होगा, तो ये इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे। तो यहाँ पे अवतल दर्पण में क्या हो रहा है कि जब प्रधान अक्ष के समांतर कोई भी प्रकाश किरण आपतित होती है, तो आपतन के बाद, परावर्तित होने के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटता है, यह मुख्य अक्ष हो गया, ये क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया। तो मुख्य अक्ष पे जिस बिंदु पर काटती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन पढ़ेंगे हम लोग, जहाँ समांतर किरणें मिलने या मिलती हुई प्रतीत होती है, बिल्कुल सही है। जहाँ पे जैसे इधर से अगर समांतर किरण अगर यहाँ पे डालेंगे तो ये परावर्तित होकर के यहाँ पे कटेगा, ये वाला समांतर किरण अगर यहाँ पे आपतित करेंगे तो ये परावर्तित होकर के यहाँ पे कटेगा, तो दोनों समांतर किरण कहाँ पे, यहाँ पे कट रहा है, तो इस बिंदु को हम लोग क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे। ध्रुव नहीं होता है, ध्रुव नहीं होता है, मुख्य फोकस बोलते, ध्रुव तो ये हो गया, और ये तीनों तो ऑप्शन से कोई लेना देना ही है ही नहीं। और वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता केंद्र यहाँ पे होता है, ये सब तुम्हारा गोलीय दर्पण है, तो गोलीय दर्पण का जो केंद्र होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस होता है। अवतल दर्पण का मुख्य फोकस क्या होता है, वास्तविक होता है, आभासी होता है, अनंत होता है। तो आप याद रखेंगे यहाँ पे चिन्ह परिपाटी के अनुसार क्या होता है कि अवतल दर्पण का जो फोकस होता है वो कैसा होता है, वास्तविक होता है। क्यों होता है, क्योंकि अवतल दर्पण में जो प्रकाश की किरण जो मुख्य अक्ष को जो काटती है ना, वो वास्तविक रूप से काटती है। किस रूप से काटती है, वास्तविक रूप से काटती है, जिसके कारण अवतल दर्पण का फोकस कैसा होता है, वास्तविक होता है। और उत्तल दर्पण का, जैसे कि अभी बताया कि उत्तल दर्पण का जो फोकस होता है वो कैसा होता है, वास्तविक नहीं होता है। जैसे कि उत्तल दर्पण में यहाँ पे प्रकाश की किरण है, इधर परावर्तित हो गया, तो यहाँ पे ये कहीं पे कट नहीं रहा है। जब इस किरण को हम लोग आगे बढ़ाएंगे तब यहाँ पे मुख्य अक्ष को कटता हुआ प्रतीत होगा। जहाँ पे कटता हुआ प्रतीत होगा मतलब वो एक्चुअली में नहीं कट रहा, वास्तविक रूप से नहीं कट रहा है, काल्पनिक रूप से कट रहा है, तो उसका फोकस कैसा हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा, आभासी हो जाएगा। तो काल्पनिक या आभासी फोकस किसका होगा, वो उत्तल दर्पण का होगा। अवतल दर्पण का जो फोकस होता है वो कैसा होता है, वास्तविक होता है। कैसा होता है, वास्तविक होता है। क्यों, क्योंकि उसमें प्रकाश की किरण जो है वास्तविक रूप से कटती हुई नजर आती है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस होता है। उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस अभी बता दिए, वास्तविक किसका होता है, अवतल दर्पण का होता है। उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कैसा होता है, आभासी होता है। देखिए इसमें अगर आप कॉन्सेप्ट को अगर ध्यान में रख रहे हैं तो ये सारे क्वेश्चन जो ऐसे ही बन जाएंगे, 1 मिनट में बन जाएंगे। वीडियो लंबा होगा क्योंकि मैं समझा के पढ़ा रहा हूँ, रट्टा नहीं मरवा रहा हूँ मैं, ठीक है। आप अगर थोड़ा सा भी अगर अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में अगर पढ़े हैं, उसके बाद अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आए हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगा और आपके तैयारी में और ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। और जहाँ पे आप अगर जहाँ पे पढ़ते हो वहाँ पे अगर थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन अगर या फिर डाउट था तो यहाँ पे आपका पूरा डाउट क्लियर भी हो जाएगा। इसलिए अगर आपको अगर मेरा ये सेशन अगर अच्छा लग रहा है तो आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हमको सपोर्ट कीजिए और इस तरह का वीडियो और भी लाएंगे जिससे हमको और भी मोटिवेशन मिलेगा अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, सपोर्ट करेंगे तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वक्रता तिर्ज्या जिसको हम लोग आर बोलते हैं और फोकस दूरी में संबंध क्या होता है।
तो आप लोग ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है कि एफ बराबर जो होता है वो कैसा होता है, r/2 होता है। मतलब फोकस दूरी जो होती है वो क्या होती है, वक्रता की त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। जैसे ये है, ये हम एक उत्तल दर्पण ले रहे हैं, यहाँ पे प्रकाश की किरण आया और यहाँ पे कटता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। तो यहाँ पे इस दर्पण का कहीं ना कहीं क्या होता है, सेंटर होता है, केंद्र होता है, जिसको हम लोग सी बोलते हैं। तो ये हो गया ध्रुव। तो ध्रुव और सी के बीच, वक्रता केंद्र के बीच में हम लोग क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। और ध्रुव और फोकस के बीच में हम लोग क्या बोलते हैं, एफ बोलते हैं, जिसको हम लोग फोकस दूरी बोलते हैं। तो देख रहे हैं कि फोकस दूरी सिर्फ यहाँ से यहाँ तक ही है, इतना ही है, और वक्रता त्रिज्या कहाँ है, इतना है। तो वक्रता त्रिज्या क्या होती है, फोकस दूरी से ज़्यादा होती है, इसलिए फोकस दूरी क्या होगा, वक्रता त्रिज्या से कम होगा। तो यहाँ पे संबंध होता है कि वक्रता त्रिज्या जो होता है वो फोकस दूरी का क्या होता है, 2 गुना होता है। तो फोकस दूरी कितना होता है, वक्रता त्रिज्या का आधा हो जाएगा। तो एफ बराबर क्या होता है, r/2। तो एफ बराबर r/2 है। तो यहाँ पे एफ नहीं पूछा, क्या पूछा है, आर पूछा है। तो आर पूछा है तो 2 को इधर लेके आ जाइए। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 2f। मतलब वक्रता त्रिज्या क्या होगा, वक्रता त्रिज्या जो होता है फोकस दूरी का क्या होता है, 2 गुना होता है। अगला क्वेश्चन की तरफ जाएंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो यहाँ पे आपको बता चुके हैं कि समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है, वास्तविक नहीं होता है। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, आभासी या काल्पनिक बनता है। जब आभासी या काल्पनिक बनेगा तो वो कैसा होगा, सीधा होगा। कैसा होगा, सीधा होगा। तो यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है, उल्टा तो बनेगा नहीं। और बड़ा नहीं बनता है, बड़ा बिल्कुल भी नहीं बनता है। समतल दर्पण में जो होता है प्रतिबिंब जो बनता है वस्तु के आकार के, मतलब जितना आकार का वस्तु होगा उसी के बराबर बनेगा, और जितना दूरी पे रखेगा उतना ही दूरी पे उसका प्रतिबिंब बनेगा, और जितना हाइट का होगा उतना ही हाइट का बनेगा। और यहाँ पे देखिए 3 ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया। ये बी नंबर ऑप्शन क्या हो रहा है, पार्श्व परिवर्तित। पार्श्व परिवर्तित का मतलब क्या होता है, जब आप मिरर पे अगर समतल दर्पण में जब अपना चेहरा भी देखते होंगे तो आप ऑब्जर्व कीजिएगा, जब आप दायां हाथ उठाते हैं तो आपको लगता है कि बायां हाथ उठ रहा है, जब आप बायां हाथ उठा रहे हैं तो लग रहा है क्या, दायां हाथ उठ रहा है। तो क्या होता है कि समतल दर्पण में एक खासियत होता है क्या, पार्श्व परिवर्तन का। इसका मतलब ये होता है कि जब दायां वाला हिस्सा क्या होता है, दर्पण में बायां तरफ देखने लग जाता है और बायां वाला हिस्सा दाएं तरफ दिखने लग जाता है, तो उस गुण को, विशेषता को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्श्व परिवर्तन बोलते हैं। तो समतल दर्पण में ये गुण पाया जाता है क्या, पार्श्व परिवर्तन। इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा चल जाएगा, बी चल जाएगा। वैसे भी ये ऑप्शन 3 ऑप्शन से ऐसे ही कट रहा था, एक ही ऑप्शन बच रहा था। तो इस तरह का बहुत ईजी टाइप से क्वेश्चन आता है बिहार बोर्ड में, जिसमें आपको घबराने की कोई बात नहीं। अगर आप अच्छे से अगर एक बार अगर आप पढ़े हुए हैं, अगर आप इस क्वेश्चन को कर रहे हैं सारे क्वेश्चन को, तो आपका तैयारी जो है इस चैप्टर का बहुत नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा, और इससे आपका एक भी क्वेश्चन गलती नहीं होगा। और ये मैं एक पार्ट लेकर आया हूँ, पार्ट 2 फिर लेकर आऊँगा 25 क्वेश्चन का, आप उसको भी देखिएगा, मजा आएगा उस सेशन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा प्रकाश का अच्छा परावर्तक है। प्रकाश का अच्छा परावर्तक का मतलब किसमें जो है प्रकाश का, लाइट का रिफ्लेक्शन बहुत अच्छा से होगा, लकड़ी से नहीं होता। प्रकाश का परावर्तक होने के लिए ना कैसा होना चाहिए, सतह जो है ना चमकीला होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, चमकीला होना चाहिए, चिकना होना चाहिए, या फिर उस पर पॉलिश किया हुआ होना चाहिए। तो कागज़ से खुरदरा होता है, लकड़ी से खुरदरा होता है, रबर से भी नहीं होगा। चमकदार धातु है ना, जिसमें क्या हो, चमक हो, चमकीला हो, उसी से क्या होगा, प्रकाश का परावर्तक वो सबसे अच्छा होगा। हाँ, ये भी प्रकाश का परावर्तन करेगा, ऐसी बात नहीं कि ये सब प्रकाश का परावर्तक नहीं है, ये भी है, लेकिन इसके कंपेरिजन में ये क्या है, इसके कंपेरिजन में ये सब क्या है, ये सब प्रकाश का परावर्तक बहुत कम करता है, बहुत कम में करता है। यहाँ पे अच्छा पूछा है, तो अच्छा का मतलब क्या है, सबसे जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा उसको लगाएंगे। तो चमकदार धातु जो है उससे प्रकाश का परावर्तन जो बहुत अच्छे से होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि खुरदरी सतह पर किस प्रकार का परावर्तन होता है। कि देखो, एक तो खुरदरी सतह होता है, तो एक तो प्लेन सरफेस होता है, जैसे ये प्लेन सरफेस है। ठीक है, प्लेन सरफेस में क्या होता है, इसमें जो परावर्तन होता है ना, परावर्तन जो होता है इसमें क्या होता है, नियमित होता है। नियमित का मतलब क्या होता है, इसमें सब कुछ बराबर होगा। आपतन कोण, परावर्तन कोण क्या होता है, बराबर होते हैं। ठीक है, और आपतित किरण, परावर्तित किरण जो होते हैं वो कैसे होते हैं, एक ही तल पे होते हैं। तो यहाँ पे खुरदरी सतह पे क्या होता है, खुरदरी सतह इस तरह का सतह होता है। ठीक है, इस तरह का कोई सतह है, तो इसका मतलब ये जरूरी थोड़े है कि प्लेन सतह पे ही प्रकाश का परावर्तन हो, खुरदरी सतह भी हो सकता है। तो खुरदरी सतह में जो प्रकाश का परावर्तन होता है वो कैसा होता है, विसरित होता है। कैसा होता है, विसरित होता है, जिसको हम लोग अनियमित भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनियमित बोलते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। 19वां क्वेश्चन क्या है, चिकनी सतह पर किस प्रकार का परावर्तन होता है। तो अभी बताए कि अगर कोई चिकना सतह, प्लेन सतह है, तो उसमें जो परावर्तन होगा वो कैसा होगा, नियमित होगा। कैसा, नियमित होगा। अगर वहीं पे अगर सतह जो है कैसा हो, खुरदरा हो, कैसा, खुरदरा हो, तो उसमें जो प्रकाश का परावर्तन होगा वो कैसा होगा, विसरित होगा। कैसा, विसरित होगा। तो यहाँ पे
खुरदरा नहीं पूछा है, क्या पूछा है, चिकना, मतलब प्लेन सरफेस पूछा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये बोला है कि दर्पण का एसआई मात्रक क्या है, हैं एसआई मात्रक दर्पण का, ये कौन सा क्वेश्चन हो गया। देखिए तो यहाँ पे एसआई मात्रक जो होता है ना, वो क्या होता है, भौतिक राशि का एसआई मात्रक होता है। तो दर्पण कोई भौतिक राशि नहीं है। ये जो मीटर सेंटीमीटर जो है ना, ये सब जो है एसआई मात्रक किसका है, ये सब लंबाई का एसआई मात्रक है। किसका, लंबाई, लेंथ का एसआई मात्रक है। मिलीमीटर, ये भी लंबाई का, सॉरी एसआई मात्रक तो यहाँ पे सिर्फ मीटर है लंबाई का, ये सब तो एसआई मात्रक नहीं है, ये सब सीजीएस हो गया। मतलब एसआई मात्रक का मतलब वो कि किसमें हम लोग मापते हैं, जो इंटरनेशनल में चलता है। तो लंबाई का एसआई मात्रक मीटर होता है। सेंटीमीटर तो एसआई मात्रक है नहीं, ये सीजीएस है, ये भी एसआई मात्रक नहीं। तो दर्पण का कोई भी एसआई मात्रक नहीं होता। क्यों नहीं होता, अरे भाई दर्पण कोई भौतिक राशि ही नहीं है। कोई एसआई मात्रक किसका होगा, जो भौतिक राशि होगा। ठीक है, इसी का एसआई मात्रक होता है, दर्पण का कोई एसआई मात्रक नहीं होता। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यह थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन है। यदि आपतन कोण 40 डिग्री है तो परावर्तन कोण कितना होगा। तो अभी बताए, मान लिए इस यहाँ पे तुम्हारा प्रकाश, ये तुम्हारा दर्पण है, समतल दर्पण है, ये तुम्हारा आया आपतित किरण और यहाँ से परावर्तित हो गया। ठीक है, और यहाँ पे लंब डाल दिए और यहाँ पे क्या बोला, आपतन कोण, तो यहाँ बन रहा 40 डिग्री। तो आपको बताया कि क्या होता है कि आपतन कोण को आई लिखते हैं और परावर्तन कोण को क्या लिखते हैं, आर लिखते हैं। तो एंगल आई बराबर एंगल आर होता है, मतलब आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जब आपतन कोण 40 डिग्री दिया हुआ है तो परावर्तन कोण भी कितना हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। इसलिए उसका ऑप्शन कौन सा चल जाएगा, बी चल जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या बोला, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है। देखिए ये क्वेश्चन 4 बार 5 बार आ चुका है समतल दर्पण में। तो आपको बताया हूँ कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है, किस तरह का प्रतिबिंब बनता है, आभासी बनता है। आभासी बनता है। आपको बताया कि आभासी जब भी बनेगा या काल्पनिक जब भी बनेगा, आभासी हमेशा कैसा होता है, सीधा होता है। आभासी हमेशा कैसा होता है, सीधा होता है। उल्टा जो है, उल्टा प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक होता है। कैसा होता है, वास्तविक। रियल इमेज हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है। ठीक है, तो इसलिए उसका ऑप्शन कौन सा चल जाएगा, बी नंबर चल जाएगा। तिरछा और वास्तविक से कोई लेना देना नहीं है इसका समतल दर्पण से। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अवतल दर्पण से हमेशा आभासी प्रतिबिंब कब बनता है। देखिए अवतल दर्पण में जो मैक्सिमम जो प्रतिबिंब बनता है, उसमें अधिकतर जो प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण, वो क्या बनता है, जैसे मान लीजिए इसका फोकस है ये, और ये तुम्हारा क्या है, वक्रता केंद्र, और यहाँ पे क्या अनंत है। जब वस्तु को हम लोग फोकस पे रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब अनंत पे बनता है। फोकस और वक्रता केंद्र पे रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, दर्पण के पीछे आगे ही बनता है। और कहाँ पे बनता है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है। तो यहाँ पे सिर्फ एक स्पेशल केस होता है किसमें, अवतल दर्पण में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस है कि इसमें सभी केस में क्या होता है कि वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। सिर्फ एक ही ऐसा केस है जिसमें वस्तु को रखेंगे हम लोग, जैसे ये तुम्हारा क्या है, ध्रुव है, ये पी का मतलब ध्रुव, ये बीज वाला पॉइंट जो ना, ये बीज वाला पॉइंट, बीज वाला पॉइंट यहाँ पे देखेंगे हम लोग, ये पी मान लेते हैं हम लोग, ये एफ है और यहाँ पे सी है। जब वस्तु को हम लोग फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं, इसके बीच में, फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं, तो इसका जो प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण में, ये दर्पण के पीछे बनता है और वस्तु की अपेक्षा क्या बनती है, बड़ा बनती है। क्या बनती है, बड़ा बनती है और सीधा बनता है, और सीधा बनता है। तो सीधा बनता है तो मतलब आभासी प्रतिबिंब बनेगा, और आभासी बनेगा और वस्तु से क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। देखिए आभासी प्रतिबिंब जो होता है उत्तल दर्पण में भी बनता है, ठीक है, लेकिन वहाँ पे प्रतिबिंब का आकार जो होता है वस्तु के से छोटा होता है हमेशा। लेकिन यहाँ पे अवतल दर्पण में क्या होता है कि आभासी प्रतिबिंब सिर्फ एक ही केस में बनेगा। किस में बनेगा, कब बनेगा, जब वस्तु को कहाँ पे, फोकस और ध्रुव के बीच में रखेंगे। फोकस और ध्रुव के बीच में रखेंगे तो अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। और आभासी बनेगा और वस्तु का प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, वस्तु के आकार के बड़ा होगा, मतलब बड़ा आकार का प्रतिबिंब बनता है। तो आपको अगर क्वेश्चन इस तरह से भी पूछेगा कि किस दर्पण में आभासी प्रतिबिंब जो बनता है वो बड़ा बनता है, तो कौन सा ऑप्शन चल जाएगा, किस दर्पण में बनता है, अवतल दर्पण में बनता है। और ये अवतल दर्पण का एक स्पेशल केस है। इस केस को आप याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये केस कि अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब भी बनता है। अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन आएगा कि अवतल दर्पण में जो है प्रतिबिंब बनता है, तो आपको पहला ऑप्शन देगा क्या, वास्तविक प्रतिबिंब देगा, और दूसरा देगा काल्पनिक, और तीसरा देगा दोनों। तो आप कौन सा टिक लगाइएगा। तो आप वहाँ पे आपको ये नहीं बोला कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, हमेशा क्या बनता है, आपको उस ऑप्शन के हिसाब से देखना होगा कि वास्तविक भी बनता है और काल्पनिक भी बनता है, दोनों बनता है। काल्पनिक कब बनेगा, काल्पनिक एक स्पेशल केस पे बनता है जब वस्तु कहाँ पे, फोकस और ध्रुव के बीच में हो, ठीक है। तो इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा चल जाएगा, बी चल जाएगा।
अगला क्वेश्चन की तरफ देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब, आपको फिर मैं बताया कि उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है कैसा बनता है, आभासी बनता है। और उत्तल दर्पण में आभासी जब प्रतिबिंब बनता है तो आभासी तो हमेशा सीधा होगा ही, ठीक है, वास्तविक नहीं बनता, उल्टा नहीं बनता, बड़ा नहीं बनता है। उत्तल दर्पण में आभासी तो बनता ही, आभासी अगर होगा तो सीधा हमेशा होगा। और यहाँ पे आभासी के साथ प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है, छोटा होता है, छोटा। आभासी प्रतिबिंब छोटा बनता है उत्तल दर्पण में, ये बात आप जरूर याद रखें। क्यों? अब यहाँ पे आप पहले ही क्वेश्चन में, दूसरा या तीसरा क्वेश्चन में देखें कि साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है, उसका कारण भी बताएं कि उसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, छोटा बनता है, इसलिए उसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है और छोटा बनता है। अगला क्वेश्चन जो कि आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, क्या बोल रहा है कि परावर्तन का नियम किसके लिए लागू होता है, किसके लिए लागू होता है। तो देखिए परावर्तन का नियम कोई भी चिकना सतह होना चाहिए उसके लिए लागू हो जाता है। तो केवल समतल दर्पण, केवल यहाँ पे सिर्फ समतल दर्पण में होता है परावर्तन का नियम लागू, बिल्कुल नहीं। केवल अवतल दर्पण नहीं, केवल उत्तल दर्पण नहीं, सभी परावर्तक सतह के लिए, कोई भी दर्पण हो, कोई भी परावर्तक सतह, सिर्फ दर्पण ही नहीं, कोई भी चमकीला सतह भी होना चाहिए, उसके लिए क्या होगा, परावर्तन का नियम लागू हो जाएगा। इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा चल जाएगा, डी चल जाएगा। तो इस वीडियो में हमको थोड़ा सा समय लगा है, क्यों लगा है, अब जान ही रहे हैं कि इस वीडियो में हर एक क्वेश्चन को मैं बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट के साथ एक्सप्लेन किया हूँ और सारा चीज़ बताने का कोशिश की है, जिससे आपका कॉन्सेप्ट जो है और ज़्यादा बेहतर हो जाए और आपको क्वेश्चन पढ़ने में समझने में दिक्कत नहीं हो, जिससे आपकी तैयारी जो है और भी अच्छी हो जाएगी और आप साइंस में बिहार बोर्ड में 2027 में 90+ नंबर आपका आसानी से आ जाएगा। सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है कि मेरा इस चैनल में जितना भी प्ले लिस्ट में मैं वीडियो बनाया हूँ और सारा जितना भी क्वेश्चन करवाया हूँ आप उसको कर लीजिए, सारा वीडियो देख लीजिए, सारा क्वेश्चन देख लीजिए और हर एक क्वेश्चन के साथ कॉन्सेप्ट भी बताया हूँ, उसको ध्यान में रखिए, आपका तैयारी और बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट में बता सकते हैं कि कैसा लगा। और अब तक अगर आप मेरा चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और आज का सेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं हम लोग अगला इसका पार्ट 2 में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। तब तक के लिए ओके बाय।